दोस्तों नमस्कार। मैं खेमराज फौजदार आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई ऐप में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी मनोविज्ञान का जो हमारा पिछला चैप्टर चल रहा था उसी को आगे बढ़ाएंगे। और उसमें हमने कल छोड़ा था कि व्यवहार क्या है और कितने प्रकार का है। व्यवहार क्या है और कितने प्रकार का है, तो व्यवहार पर बात हो रही थी हमारी। तो आज हम वापस यहीं से कंटिन्यू करते हैं। व्यवहार मैंने कल आपको बताया अंग तंत्रों में होने वाला परिवर्तन। अंग तंत्रों में होने वाला परिवर्तन व्यवहार है। अब ये व्यवहार जो है वह दो प्रकार का होता है, एक सरल व्यवहार और दूसरा जटिल व्यवहार। जटिल व्यवहार, सरल व्यवहार क्या होता है? ऐसा व्यवहार जो कि हमें व्यक्ति के बाह्य रूप में दिखाई देता है, बोलचाल में, भाषा में, कोई कार्य कर रहे हैं उसमें लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सब जो है सरल व्यवहार कहलाता है। अर्थात बाह्य रूप में दिखने वाला व्यवहार। तो व्यवहार का बाह्य रूप जो होता है वह सरल व्यवहार होता है, जबकि ऐसा व्यवहार जो कि आंतरिक रूप में होता है वह जटिल व्यवहार होता है। आंतरिक रूप से मतलब है कि हम क्या सोच रहे हैं उसको कोई व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है। हम आगे क्या करने वाले हैं उसको कोई व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है। तो ये है आंतरिक व्यवहार या जटिल व्यवहार। सरल व्यवहार बाह्य रूप में मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, ये सब जो हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, वो होता है आपका सरल व्यवहार। इस व्यवहार में तीन प्रक्रियाएं या क्रियाएं शामिल होती हैं। तीन प्रकार की प्रक्रियाएं शामिल की जाती हैं। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। तीन प्रकार की कौन कौन सी वो क्रियाएं हैं, तो इनको देखते हैं। नंबर एक, ज्ञानात्मक। इसी को कहते हैं संज्ञानात्मक। अंग्रेजी में कॉग्निटिव कहलाता है, कॉग्निटिव। दूसरा होता है भावात्मक। तीसरा होता है मनोगत्यात्मक। मनोगत्यात्मक मनोगत्यात्मक को कहेंगे साइकोमोटर। साइकोमोटर। अफेक्शन या अफेक्टिव। भावात्मक को कहते हैं अफेक्शन या अफेक्टिव। तीन प्रकार की ये क्रियाएं शामिल की जाती हैं। ध्यान रखना है कौन कौन सी तीन प्रकार की क्रियाएं व्यवहार में शामिल होती हैं। ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। अब आप पढ़ते हैं क्रियात्मक, कि एक हमने पढ़ा है क्रियात्मक। क्रियात्मक जो है वह मनोगत्यात्मक के अंदर शामिल होता है, क्योंकि इसमें दो चीज हैं। साइको का अर्थ है मनो और मोटर का अर्थ है गत्यात्मक यानी गति। तो गति किससे करेंगे? लिखने में, चलने में, पढ़ने में क्या हो रहा है? तैरने में क्रिया हो रही है, तो वो गति हो रही है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जा रहे हैं, लेकिन उस गति में साथ में हमारा क्या हो रहा है? मानसिक कार्य भी हो रहा है। जब हम तालाब में, पॉन्ड में, स्विमिंग पूल में तैरते हैं तो ये नहीं है कि आंखें बंद करके मन को निश्चेत करके तैरते हैं और शरीर को चलाते रहें। उस शरीर को चलाने में भी हमारा मन काम करता है, बुद्धि काम करती है।
इसलिए मनोगत्यात्मक होता है। ये प्रश्न हमारा रीट 2018 में पूछा गया है और उसमें ये चारों ही ऑप्शन थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक और क्रियात्मक। कौन सा नहीं होता है ये प्रश्न था और इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव। क्रियात्मक को हम कहते हैं कॉग्निटिव और कॉग्निटिव का मतलब है जब दिमाग काम नहीं करे, जैसे कोई भी मशीन है, पंखा अपना गति करता है तो वो कॉग्निटिव टाइप से क्रिया कर रहा है, उसमें कोई दिमाग नहीं लग रहा पंखे का। इस प्रकार से मशीनी रूप में जब काम किया जाए तो वो क्रियात्मक होता है। तो ये चीज हमको समझना है, तो उसमें ये आंसर गलत था, अर्थात ये नहीं होता है। अब इनके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। देखिए, ज्ञानात्मक की जगह संज्ञानात्मक भी आ सकता है। संज्ञानात्मक और ज्ञानात्मक बात एक ही है। कैसे एक है? देखिए, ज्ञानात्मक को हम नॉलेज कहते हैं, KNOWLEDGE, नॉलेज। अर्थात नॉलेज जो है उसी को संज्ञानात्मक कॉग्निटिव यानी मस्तिष्क की संरचना कहते हैं। दिमाग में आने वाली क्रियाएं जैसे सोच विचार जिनको हम कहते हैं वो क्या होते हैं? जानना या समझना। इसके एग्जाम्पल होंगे किसी चीज को जानना या समझना। जानना या समझना संज्ञानात्मक। उसके बाद में अफेक्टिव भावात्मक, जिसमें हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। भावनाएं जैसे हर्ष, विषाद, सुख, दुख, ये चीज तो जिसमें हम फीलिंग करते हैं, भाव होती है, हमारी इच्छा होती है, ईर्ष्या होती है, प्रसन्नता होती है, ये भावात्मक है। तीसरा मनोगत्यात्मक। मनोगत्यात्मक में जिसमें मानसिक रूप से हम कार्य कर रहे हैं वो मनोगत्यात्मक रूप होगा। और इसमें जैसे कि प्रत्यक्षण, प्रत्यक्षण यानी परसेप्शन। परसेप्शन का अर्थ है उद्देश्य के साथ में देखना। एक शब्द होता है केवल देखना, एक होता है प्रत्यक्षण। दोनों ही देखने होते हैं, दोनों का मतलब देखना होता है, लेकिन अंतर क्या है? आप रोड पर आ रहे हैं, आपने कितने लोगों को देखा तो आप देख करके ही उसमें से निकले साइड में से, अन्यथा टकरा जाते, तो तब तो हुआ देखना। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि आपको फलां व्यक्ति मिला था क्या, या रेड शर्ट वाले कितने व्यक्ति मिले, तो आप कहोगे साहब पता नहीं। तो इसका मतलब आपने उनको केवल देखा, आपने प्रत्यक्षण नहीं किया। लेकिन जब आप ये चिन्हित करते हुए आते हैं कि आपको रेड शर्ट वाले कितने व्यक्ति मिल रहे हैं, उसको कहेंगे प्रत्यक्षण, अर्थात उद्देश्य के साथ में देखना। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये क्या है? उद्देश्य के साथ में देखना। इसे हम कहेंगे परसेप्शन या प्रत्यक्षण। तो ये तीन चीजें शामिल होती हैं व्यवहार में, भावात्मक, संज्ञानात्मक और मनोगत्यात्मक। उसके बाद में आगे देखिए, तो ये बात थी हमारे व्यवहार की। आगे चलते हैं, मनोविज्ञान की परिभाषाओं की बात करेंगे। कौन कौन सी परिभाषाएं किस किस ने दी हैं? मनोविज्ञान का ये सामान्य परिचय अभी अपन देख रहे हैं और यहाँ से प्रश्न आने के वैसे कम चांस हैं परिभाषाओं से, बट फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं क्या क्या परिभाषा किसने दी है। नंबर 1, वाटसन। इन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा है? इन्होंने मनोविज्ञान को कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। शुद्ध विज्ञान है। ये परिभाषा एक दो बार
परीक्षाओं में पूछी भी गई है, पूछी जा चुकी है। शुद्ध विज्ञान है, ये देखना है। शुद्ध विज्ञान किसने कहा है? वॉटसन ने कहा है। अब हो सकता है आगे परीक्षाओं में ये शब्द नहीं आए, इसकी जगह दूसरा शब्द आ जाए, जैसे धनात्मक विज्ञान है, ये पूछ लिया जाए किसने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, या मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है, अथवा मनोविज्ञान व्यवहार का पॉजिटिव विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का पॉजिटिव साइंस है। ये शब्द सब एक ही हैं। ये सब किसने दिए हैं? वॉटसन ने। अगर इनमें से कोई शब्द आता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, किसने कहा? तो वॉटसन ने। धनात्मक विज्ञान किसने कहा? तो भी वॉटसन ने। और विधायक विज्ञान किसने कहा? तो भी वॉटसन ने। और पॉजिटिव साइंस है तो भी वॉटसन ने। वॉटसन व्यवहारवादी हैं, ये मैंने आपको कल भी बताया था। वॉटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की थी। और व्यवहारवाद में इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। वॉटसन ने कहा कि आप मुझे एक बालक दो, बालक या शिशु दीजिए, मैं उसे वह बना सकता हूं जो आप चाहते हैं। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ये स्टेटमेंट वॉटसन ने दिया है। अर्थात इन्होंने व्यवहारवाद को यहाँ पर मजबूत बनाने के लिए ये कहा कि आप मुझे एक बालक दीजिए, एक शिशु दीजिए, और मैं उसे वह बना सकता हूं जो आप चाहते हैं। ऐसा किसने कहा? तो वॉटसन ने। ये शब्द आए विधायक, पॉजिटिव, धनात्मक और शुद्ध, तो भी वॉटसन ने। अब यदि वॉटसन ऑप्शन में नहीं हो तब आपको करना है जेम्स ड्रेवर, क्योंकि जेम्स ड्रेवर ने भी धनात्मक और विधायक रूप में बात की है, या वॉटसन की बात का समर्थन किया है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरी परिभाषा आती है आपकी मैकडूगल की। मैकडूगल ने कहा मनोविज्ञान के लिए, मनोविज्ञान व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। अर्थात यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक। तो पीछे हमने पढ़ा भी है कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? व्यवहार का अध्ययन करता है। तो मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है। ऐसा किसने कहा? मैकडूगल ने। मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक कहा जाता है। मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक कहा जाता है। मूल प्रवृत्ति का संबंध संवेग से होता है। इन्होंने 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। अब ऐसा नहीं है कि मूल प्रवृत्ति केवल 14 ही होती हैं, लेकिन ये निश्चित है कि मैकडूगल ने कितनी बताई है तो 14 होती है। मूल प्रवृत्ति और संवेग बहुत होते हैं जिनकी अभी तक कोई श्योरिटी के साथ किसी ने संख्या डेफिनेट भी नहीं किए है, लेकिन मैकडूगल ने कितने बताए हैं ये प्रश्न होगा तो हम करेंगे 14 होती है। नेक्स्ट अगले व्यक्ति हैं स्किनर। स्किनर ने क्या कहा मनोविज्ञान के लिए? मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। स्किनर ने क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार व
अनुभव का विज्ञान है, अनुभव का विज्ञान है। अर्थात मनोविज्ञान व्यवहार का और उसके अनुभव का अध्ययन करता है। ऐसा किसने कहा है? तो स्किनर ने कहा है। इसके बाद में अगले व्यक्ति आते हैं क्रो एंड क्रो। इन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा है? मनोविज्ञान मानवीय संबंधों का, मानवीय संबंधों का विज्ञान है, मानवीय संबंधों का विज्ञान है। ऐसा किसने कहा है? क्रो ने। अब देखो याद रखेंगे इसको, मानव का और कौवा का संबंध होता है कि नहीं होता है? मानव का और कौवा का संबंध होता है जब भी वो समय आता है जिसमें पैतृक लोगों को भोजन रखा जाता है, तो कौवा को क्या कराया जाता है? भोजन कराया जाता है। रामायण में काग भुजंडी का संबंध बताया है, गरुड़ का संबंध बताया है, तो कौवा का और मानव का संबंध रहा है। ये मनोविज्ञान है, ऐसे अपन याद भी रख सकते हैं। तो ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। हालांकि यहाँ क्रो एक व्यक्ति का नाम है। तो क्रो एंड क्रो ने कहा कि मानवीय संबंधों का विज्ञान मनोविज्ञान है। अर्थात मानव के संबंध हैं, वो किस प्रकार से हैं, कैसे होते हैं, उनका अध्ययन करना मनोविज्ञान है। नेक्स्ट व्यक्ति हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ ने कहा है कि वातावरण के संपर्क में, वातावरण के संपर्क में, वातावरण के संपर्क में होने वाले परिवर्तनों को या मानव व्यवहार को क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार को, होने वाले मानव व्यवहार को मनोविज्ञान कहते हैं। ऐसा किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपके वॉटसन की बात मैंने की, धनात्मक विज्ञान है। उसके बाद में वॉरेन ने क्या कहा? वॉरेन ने कहा है मनोविज्ञान मानव तथा पशु व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। पशु और मानव दोनों के बारे में किसने बात की है? वॉरेन ने बात की है कि पशु और मानव व्यवहारों का अध्ययन करने वाला जो विषय है वो मनोविज्ञान है। ऐसा किसने कहा है? तो वॉरेन ने कहा है। ये आपकी परिभाषा होती है मनोविज्ञान से संबंधित। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र, मनोविज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं? पीछे मैंने आपको बताया था कि साइकोलॉजी क्या है, एक बड़ा विषय है और इस विषय में से एक पार्ट है एजुकेशन साइकोलॉजी। तो ये हमारे सिलेबस में है एजुकेशन साइकोलॉजी। लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी शाखाएं मनोविज्ञान की होती हैं। तो नंबर 1 सामान्य मनोविज्ञान, नंबर 2 बाल मनोविज्ञान, नंबर 3 पशु मनोविज्ञान, नंबर 4 प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, नंबर 5 किशोर मनोविज्ञान, नंबर 6
असामान्य मनोविज्ञान। नंबर 7 चिकित्सा मनोविज्ञान। चिकित्सा मनोविज्ञान। अब देखिए चिकित्सा मनोविज्ञान में एक होता है निदानात्मक मनोविज्ञान। निदानात्मक मनोविज्ञान। एक होता है उपचारात्मक मनोविज्ञान। चिकित्सा मनोविज्ञान के दो पार्ट यहां देखेंगे, एक तो निदानात्मक मनोविज्ञान, दूसरा होता है उपचारात्मक मनोविज्ञान। अर्थात तो जिसमें कारण का पता लगाया जाए वह होता है निदानात्मक मनोविज्ञान। डायग्नोस्टिक जिसको कहते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर। और उपचार का मतलब है जहां इलाज किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट विकासात्मक मनोविज्ञान। नेक्स्ट प्रौढ़ मनोविज्ञान। नेक्स्ट वैयक्तिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट परा मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान की सबसे नवीनतम शाखा है परा मनोविज्ञान। होता क्या है तो पूर्व जन्मों का अध्ययन करना, टेलोपैथी। टेलोपैथी पूर्व जन्म का अध्ययन इसमें किया जाता है। पुनर्जन्म या पूर्व जन्म की बात करते हैं तो पुनर्जन्म, पूर्व जन्म नहीं सॉरी, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म जैसी घटनाएं क्या होती हैं और क्या इन पर हम जान सकते हैं कि ये कैसे होता है, कैसे पिछले जन्म की बातें व्यक्ति को याद रह जाती है, उसको उसके बारे में अध्ययन करने वाला विषय होता है परामनोविज्ञान। तो परामनोविज्ञान सबसे नवीनतम शाखा है। हमारे सिलेबस में हमको काम का है बाल मनोविज्ञान, जो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, काफी लेंदी और लंबा अच्छा चैप्टर है। उसके बाद में है आपका किशोर मनोविज्ञान भी इसमें पढ़ेंगे हम। इसके बाद में मूल रूप से शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा की कौन कौन सी शाखाएं हैं और शिक्षा मनोविज्ञान कैसे काम करता है, इन सब पर हम बात करेंगे। साथ में ही एक ब्रांच होती है औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान ये क्या होता है, उद्योगों में किसी व्यक्ति की, किसी साइकोलॉजिस्ट की एक नियुक्ति करना क्या कहलाता है, औद्योगिक मनोविज्ञान, जिससे कि उद्योग की आगे वृद्धि की जा सके, ये कहलाता है औद्योगिक मनोविज्ञान। ये अपनी ब्रांच की बात हुई। अब इसमें से हमारा जो विषय है देखिए वो है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की बात अब करेंगे हम कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। अभी तक हमने सामान्य जानकारी पढ़ी किसके बारे में, मनोविज्ञान विषय के बारे में। अब शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, दो शब्द इसमें जुड़े हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान। इसकी बात करेंगे अपन, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा शब्द जो है यह संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से प्लस अ प्रत्यय से मिलकर बना है शिक्षा। और इस शिक्षा का जो अर्थ होता है यह होता है सीखना। शिक्षा यानी सीखना या सिखाना। तो ऐसी क्रिया जिसमें सीखने और सिखाने की क्रिया की जाती है वह शिक्षा मनोविज्ञान होता है। यदि इसके हम अंग्रेजी पैटर्न की बात करते हैं तो इसको कहा जाता है एजुकेशन। अब एजुकेशन जो शब्द है वह कैसे आया, कहां से आया देखते हैं। एजुकेशन अंग्रेजी का शब्द है। यह लैटिन भाषा के एडुकेटम या एडुसियर,
एडुकेयर से बना है। इनमें से कोई एक शब्द हो सकता है अपने पास, एडुकेटम, एडुसियर या एडुकेयर। इससे इसकी व्युत्पन्न हुआ है ये। अब इसमें ये एडुकेटम है तो इन शब्दों को भी किससे तोड़ करके बनाया है? ये लैटिन भाषा के शब्द हैं, लैटिन भाषा के शब्द हैं। जैसे हम कोई शब्द लिखते हैं, शिक्षा लिखा था तो शिक्ष और अ दो को तोड़ा था, तो ऐसे ही ये भी किसी न किसी लैटिन भाषा की ग्रामर से बने हैं। तो उसमें दो शब्द आते हैं ई प्लस ड्यूको, अर्थात हम लैटिन भाषा में देखें कि एडुकेटम कैसे बना है, किससे व्युत्पन्न हुआ है, तो ई प्लस ड्यूको से व्युत्पन्न हुआ है एडुकेटम, और एडुकेटम का सुधार किया गया इंग्लिश में और उसे कहा गया है एजुकेशन। अब इसमें ई जो शब्द है, इस ई का अर्थ होता है अंदर से, और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर लाना, बाहर लाना, अर्थात अंदर से बाहर लाना। अब अंदर से क्या बाहर लाएंगे? बाहर लाने का मतलब विकास करना या आगे ले जाना। बाहर लाने का मतलब शिक्षा क्या करती है? व्यक्ति के अंदर जो उसमें अंतर्निहित शक्तियां होती हैं उनको बाहर लाती है। बाहर का मतलब विकास करती है, विकास करना, टू ग्रो, टू ग्रो यानी विकसित करना, विकास करना, बाहर लाना। तो शिक्षा क्या है? तो शिक्षा वह है जो कि व्यक्ति में अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लेकर के आती है। इसलिए मानव व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिमार्जन करना ही शिक्षा कहलाता है। एक शब्द मैंने यहां बोला, परिमार्जन। परिमार्जन, परिमार्जन का मतलब है शुद्धिकरण करना, शुद्धिकरण करना। तो मूल रूप से शिक्षा का जो कार्य है वो क्या है? व्यवहार का शुद्धिकरण करना, व्यवहार में परिमार्जन करना। अब व्यवहार क्या है मैंने पीछे बता दिया, सरल व्यवहार और जटिल व्यवहार। तो व्यवहार में परिमार्जन करना, व्यवहार में परिवर्तन करना ही शिक्षा है। इसलिए इसकी दो परिभाषाएं अपन देखेंगे। एक महात्मा गांधी ने क्या कहा शिक्षा के लिए, कि शिक्षा क्या है। कई बार ये परिभाषा पेपर में आती है कि बताइए ये परिभाषा किसने दी है। तो महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा वह है जो प्राणी को, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा वह है, वह साधन है जो प्राणी को शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से अर्थात चहुमुखी विकास करती है, वह क्या है? शिक्षा है। तो व्यक्ति का या प्राणी का जो चहुमुखी विकास करे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, जो कि हम विकास के आयाम कहते हैं, उन साधनों में विकास करना, वृद्धि करना और उसकी जीविकोपार्जन के लिए उसे तैयार करना क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। ये किसने कहा है? ये महात्मा गांधी ने कहा है। इसके बाद एक बहुत ही अच्छे दर्शन शास्त्री हैं, भारतीय दर्शन शास्त्री विवेकानंद जी। विवेकानंद जी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा कि शिक्षा प्राणी में अंतर्निहित, प्राणी में अंतर्निहित योग्यताओं या शक्तियों
प्राणी में अंतर्निहित योग्यताओं और शक्तियों की पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही, शक्तियों की पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अर्थात प्राणी में, बालक में शक्ति पहले से ही क्या है, निहित है। हर एक प्राणी में कुछ ना कुछ एबिलिटी है, अंतर्निहित है, लेकिन उसको बाहर लाना, उसकी जो पूर्णता है उसको बाहर लाना, ला करके दिखाना, प्लेटफॉर्म पर उसको एस्टैब्लिश्ड करना, ये कार्य किसका है? ये कार्य शिक्षा का है। ऐसा किसने कहा है? तो विवेकानंद जी ने कहा है। तो ये बात थी हमारी शिक्षा की परिभाषा की। किसके अनुसार? महात्मा गांधी के अनुसार और विवेकानंद जी के अनुसार। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पूरे शिक्षा मनोविज्ञान की। अभी तक हमने मनोविज्ञान की पीछे की बातें देखी, अर्थात मनोविज्ञान क्या है, कैसे है, उसका बेसिक पॉइंट देखा। और नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करेंगे, जो हमारा मूल विषय है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा। देखिए, हम अभी तक पीछे हमने बात की थी मनोविज्ञान की शाखा। मान के चले कल को प्रश्न आ जाए मनोविज्ञान की शाखा है या नहीं है, तब तो उसमें से जो मैंने पीछे लिस्ट बनाई है आपको, उसमें से आंसर देना होगा। और यदि प्रश्न आ जाए शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा कौन सी है, तो वो शिक्षा मनोविज्ञान की शाखाएं नहीं थी, वो मनोविज्ञान की शाखाएं थी। शिक्षा मनोविज्ञान की शाखाएं हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद, आपने सुना। वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहें, जिससे हमारा नया अपलोड जब भी वीडियो हो तो आपको मैसेज मिल जाए। थैंक यू।